हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं विस्पंद क्या होता है। तो हम जानते हैं जब अध्यारोपण की घटना होती है तो अध्यारोपण की घटना से तीन नई और घटनाएं उत्पन्न होती हैं जिनको हम बोलते हैं। पहला व्यतिकरण। इसके अंदर जब लगभग समान आयाम और आवृत्ति की तरंगे माध्यम में गति करती हैं तो उनके अध्यारोपण से परिणामी विस्थापन में जो परिवर्तन होता है जिससे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होते हैं। दूसरा, अगर समान आयाम और आवृत्ति की तरंगे जो हर प्रकार से समान होती है अगर विपरीत दिशा से एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं तो वहां पर अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती है जिनके अंदर तरंगों के अंदर फैलाव और सिकुड़ाव होता है। सिकुड़ती हैं और फैलती रहती हैं एक ही जगह पे। ये ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती है, अप्रगामी तरंगी कहलाती है। और तीसरी जो चीज घटना होती है वो होती है विस्पंद। विस्पंद क्या होता है? जब लगभग समान आयाम और आवृत्ति की तरंगे एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है या जो तरंगों की तीव्रता होती है उनमें उतार या चढ़ाव होता है। तो ये जो उतार और चढ़ाव होता है अगर समान आयाम की होंगी तो समान आयाम से उतरेंगी और चढ़ेंगी। इनके अंदर जो परिणामी तरंग होगी वो भी उसी आयाम और आवृत्ति के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आयाम में थोड़ा सा परिवर्तन है और आवृत्ति में थोड़ा सा परिवर्तन है तो वास्तव में कहीं एक दूसरे से ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगी, ओवरलैप होंगी या अध्यारोपित होंगी। तो वहां पे तीव्रता या जो आयाम होता है वो कम हो जाता है। तो अगर ये तीव्रता में उतराव जो चढ़ाव होता है अगर ये समान दिशा में गति करते हुए आगे बढ़ती हैं और उनकी तीव्रता में उतार या चढ़ाव होने लग जाए अध्यारोपण के पश्चात तो वो जो घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं? बीट्स या विस्पंद कहते हैं। अच्छा, विस्पंद को मैं आपको सीधी सी बात में समझा दूं कि जो विस्पंद होता है, आपने ट्यून जिसको आपने सुना होगा जिसको हम ट्यूनिंग बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है जैसे कि कोई एक वायलिन बजा रहा है और दूसरा कोई अगर हम बोले कि मुरली बजा रहा है तो अगर वायलिन बजाने वाला और मुरली बजाने वाला दोनों एक ही धुन पे आपस में कपलिंग करते हैं, अगर वो एक ही धुन बजाना चाहते हैं तो यहाँ पे बीट्स की जरूरत पड़ती है कि मतलब वो किस टाइप से बजा रहा है और मुरली वाला और जो वायलिन वाला है वो आपस में कैसे बजाएं। तो ये जो कंपैरिजन होता है या जो धुन मिलाने का काम होता है वो बीट्स के कारण ही होता है। ये अनुप्रयोग के अंदर आता है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बीट्स होता क्या है। तो जब दो लगभग समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी आयाम और तीव्रता आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं, मतलब समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। तो तीव्रता में जो उतराव व चढ़ाव होता है, जो अध्यारोपित होने वाली जो परिणामी तरंग होती है उसके अंदर जो उतार या चढ़ाव उत्पन्न हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको एक इमेज के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हम यहाँ पे देख लें कि अगर हम मान लेते हैं कि दो तरंगे हैं जिनमें पहले की आवृत्ति N1 है और दूसरे की आवृत्ति N2 है, तो जो आवृत्तियों में अंतर होगा, मान लेते हैं कि जो N1 आवृत्ति है वो N2 आवृत्ति से कम है। समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आपको एक इमेज दिखाऊंगा मैं, वो इमेज समझाऊंगा मैं, वो देख लेना। तो वहां पे हम देखेंगे जो हरी वाली जो तरंग होगी उसकी आवृत्ति थोड़ी कम है और जो N2 वाली जो लाल तरंग होगी उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। तो परिणामी जो तरंग होगी वो नीले कलर की मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर। तो यदि N1 लेस देन N2 होगा तो यहाँ पे जो विस्पंद आवृत्ति होगी, मतलब जो प्रति एकांक समय में जो आवृत्ति में परिवर्तन हो रहा होगा उसको विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। वो N2 माइनस N1 होगा, मतलब ज्यादा में से कम वाले को हम माइनस कर देंगे, मतलब ज्यादा आवृत्ति जिसकी होगी वो कम आवृत्ति जिसकी होगी। तो आवृत्तियों का अंतर कितना है वही विस्पंद आवृत्ति वहां पे उत्पन्न होगी। सपोज कीजिए कि जो पहली वाली तरंग है उसकी आवृत्ति 52 हर्ट्ज है और जो पहली वाली तरंग है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो आवृत्तियों का अंतर है वो 2 हर्ट्ज है, मतलब यहाँ पे जो बीट्स होगी, बीट्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 हर्ट्ज होगी और 2 हर्ट्ज की आवृत्ति यहाँ पे उत्पन्न होगी। और इसका जो समय काल होगा 1.2, मतलब 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। तो N2 माइनस N1 की वैल्यू अगर 2 हर्ट्ज है तो 1.2 इक्वल टू 0.5, मतलब जो विस्पंद काल होगा वो हर आधे सेकंड में आपको सुनाई देगा। अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली बात है कि जब दो तरंगे आपस में अध्यारोपित होती हैं तो इनके बीच जो आवृत्ति का अंतर होता है वो बहुत कम होना चाहिए, अत्यल्प होना चाहिए और यह कभी भी 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सारी चीज यहाँ पे शर्तें और अनुप्रयोग भी मैंने लिख रखी है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर विस्पंद आवृत्ति और विस्पंद काल क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो क्रमागत जो चढ़ाव होता है, क्रमागत जो उतराव होता है, जब बीट्स बढ़ रही होती है तो अगली जब बीट्स बढ़ेगी तो उनके बीच का डिस्टेंस, या बीट्स जब घट रही होगी या और दूसरी बीट्स जब घट रही होगी उनके बीच का जो अंतर होता है। तो क्रमागत उतराव और क्रमागत जो चढ़ाव होता है के बीच का समय विस्पंद काल कहलाता है, जिसको हमने यहाँ पे दर्शा रखा है।
और दूसरा प्रति सेकंड विस्पंद की संख्या विस्पंद आवृत्ति कहलाती है। तो ये विस्पंद आवृत्ति और विस्पंद काल निकालने का जो फॉर्मूला है ये आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इससे आप विस्पंद आवृत्ति और विस्पंद काल समझ सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं कि जो आपको चित्र बता रहा है। यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक हरे कलर की जो तरंग है वो आपको दिखाई दे रही है और दूसरी जो है वो लाल रंग की तरंग आपको दिखाई दे रही है। हरे कलर की जो तरंग है वो 0.1 एक चक्कर जो है 0.1 सेकेंड के अंदर वो कंप्लीट कर रही है और जो दूसरी वाली रेड कलर की है वो आपको दिखाई दे रही होगी वो 0.1 से कुछ कम समय में वो अपना एक चक्कर कंप्लीट कर रही है। मतलब जो दूसरी वाली तरंग है उसकी आवृत्ति ज्यादा है, रेड वाली की जो आवृत्ति है वो ज्यादा है और हरे वाली की आवृत्ति क्या है वैसे भी कम है। अब यहाँ पे जो परिणामी आपको तरंग दिखाई दे रही है नीले कलर, उसके अंदर आपने देख रहा होगा पहले में कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है और जहां पे ये धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में मिलना शुरू होती है वहां पे धीरे धीरे जो तरंग आपको दिखा रही है थोड़ी फ्लैट दिखाई दे रही है, फिर थोड़ी सी बढ़ती है, फिर जाके बढ़ने लगती है। 0.5 पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो तरंग है वो बढ़ी हुई है। 0.9 जो लास्ट वाली है उसके अंदर तरंग क्या है बढ़ी हुई है। इधर शुरू में जो है 0.1 पे बढ़ी हुई। मतलब इन सभी समय पे ये समान कला में मिल रही होंगी और इनकी आवृत्तियों में जो अंतर होगा तो ये 0.1, 0.5, 0.9 के बीच में जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है यहाँ पे विस्पंद काल। और एक सेकेंड में कुल कितने यहाँ पे विस्पंद हमें सुनाई दे रहे होंगे वही चीज वहां पे विस्पंद आवृत्ति कहलाती है। तो ये जो डायग्राम था इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, साथ में आपको ये भी दिखाई देगा। अब आइए शुरू करते हैं। जो शर्तें होती हैं वो क्या चीज होती हैं। तो शर्तें विस्पंद करने के लिए जो शर्तें होती है वो सबसे बड़े हमें समझ में आनी चाहिए कि विस्पंद हमें प्राप्त कब होगा। तो पहली, दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करनी चाहिए। दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करेंगी तो ही विस्पंद हमें प्राप्त होगा, नहीं तो विपरीत दिशा में अगर ये समान आयाम समान आवृत्ति की तरंगे अध्यारोपित होंगी तो क्या होगा वहां पे अप्रगामी तरंगे उत्पन्न हो जाएगी, नॉन प्रोग्रेसिव वेव प्रोडक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये चीज पहली है कि समान दिशा में गमन करनी चाहिए। दूसरा, आवृत्ति और आयाम लगभग समान होने चाहिए। लगभग समान, एकदम समान होंगे तो अलग अलग होंगे। यहाँ पे विस्पंद जो होगा वो अलग अलग इस टाइप से उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे आवृत्ति और आयाम जो है वो लगभग समान होने चाहिए, बराबर हो जाएंगे तो वहां पे वो समान आयाम और आवृत्ति के साथ ही गति करती रहेंगे। परिणामी तरंग भी उसी आवृत्ति के साथ गति करती रहेगी। और तीसरा, आवृत्तियों में अंतर जो होता है वो 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के हम कह सकते हैं आवृत्तियों का अंतर अल्पतम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये तीन चीजें हैं। अब इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका अनुप्रयोग, उसका हम डेली लाइफ में क्या उपयोग करते हैं वो चीज हमें मालूम होनी चाहिए। तो पहली चीज, यहाँ पे खतरनाक गैसों का पता, जो माइंस होती हैं उनके अंदर जो गैसें होती हैं उनके गैसों का पता, खतरनाक खानों में खतरनाक गैसों का पता लगाने के लिए विस्पंद का प्रयोग किया जाता है। उनके अंदर वेव्स छोड़ी जाती हैं, उनका रिटर्निंग टाइम जो होता है वो डिटेक्ट किया जाता है। दूसरा, वाद्य यंत्रों की धुन मिलाने में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वायलिन और अगर कोई बांसुरी बजा रहा है या फिर कोई भी दो वाद्य यंत्र बज रहे हैं तो दोनों एक साथ कैसे बजेंगे। अगर आप तबला बजा रहे हो साथ में आप बजा रहे हैं उसके साथ शहनाई या आपको कोई मुरली बजा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ किसी एक गाने पर कैसे ट्यून मिलाएंगे। तो वो जिस धुन से मिलाते हैं, जो धुन मिलती है वो बीट के कारण मिलती है। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति जब कोई गाना रिकॉर्ड होता रहता है तो वो साथ में डंडी लेके ऊपर नीचे करता रहता है। तो वो जो ऊपर करता है कि वो आपको कितना तेज और कितना कम करना है, एक्चुअली वो ट्यून मिलाने के लिए ही करता है। तो ये जो चीज होती है वाद्य यंत्रों की धुन मिलाने के लिए, इसका मुख्य उपयोग हमारी डेली लाइफ में जो सबसे ज्यादा हमें समझ में आता है वो चीज ये है। दूसरा, दो स्वरित्रों की आवृत्ति की तुलना में, अगर दो ट्यूनिंग फोर्क स्वरित्र जो होते हैं अगर उनको आवृत्ति की तुलना करनी है तो दोनों को एक बार क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे रबर पे एक बार झटका देकर उनको ये आवाजों को सुनना रहता है। तो अगर आवाजों को सुनना है तो उनकी जो कंपनिंग आवृत्ति जो हमें सुनाई देती है कान के पास लाने पर, और दूसरे की जो आवृत्ति होती है वो कान के पास लाने पर जो सुनाई देती है, जो ट्यूनिंग फोर्क जो स्वरित्र होते हैं उनमें अंतर कैसे पता चलेगा, तो वो ये इन बीट से पता चलता है। तीसरा, रेडियो स्टेशन मिलाने में। रेडियो स्टेशन आपने एफएम चैनल चलाए होंगे या फिर अगर आपने रेडियो भी चलाए होंगे तो आपने देखा होगा कि अलग अलग चैनल अलग अलग स्टेशन आपको मिलाने रहते हैं। तो जब आप वेरिएबल कैपेसिटर से फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो वातावरण के अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है किसी भी स्टेशन की, अगर उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी उस रेडियो
के अंदर जो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस है वेरी करके हम क्रिएट करते हैं, अगर वो आपस में मैच होने लगती हैं तो वो स्टेशन डायरेक्ट क्या होता है, वो रिसीवर कैच करने लगता है रेडियो का। तो यहाँ पे जो रेडियो स्टेशन मिलाने का काम होता है वो भी यहाँ पर विस्पंदों की सहायता से, जो विस्पंद निकलती है, जो वेव्स निकलती है, उनके आपस में मैच करने से ही रेडियो स्टेशन मैच होते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको वाकई में बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जमकर कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।